नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। अभी कुछ देर पहले हमने यूपी पीसीएस की तैयारी के क्रम में 70 प्रश्नों का एक टेस्ट डाला। काफ़ी सारे लोगों ने उसको सोल्ड आउट किया। उसी क्रम में उस वीडियो का पार्ट 2 मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें 75 प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी विषयों के बाकी बचे हुए प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्रश्न पेपर को सोल्ड आउट कीजिए। कितने प्रश्न आपके सही हुए अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। प्रश्न काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तर बताऊंगा, व्याख्या जो है आने वाले वीडियोस में मैं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पर इकोनॉमी का प्रश्न है, 71वां प्रश्न। जरा ध्यान से देखें। मुद्रा बाजार में परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय दीर्घकाल के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, पूंजी बाजार में संपत्तियों का क्रय विक्रय अल्पकाल के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए। दरअसल यहाँ पर स्टेटमेंट बदल दी गई है। परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय अल्पकाल के लिए, संपत्तियों का क्रय विक्रय दीर्घकाल के लिए किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही जवाब। ये प्रश्न पूछा गया है और आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी रखा। 71 का ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में शामिल किया जाता है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है, देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति जारी करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है निम्न में से किसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में शामिल किया जाता है? शाख की राशनिंग, खुले बाजार की क्रियाएं, सीमांत आवश्यकता, नैतिक प्रभाव। मात्रात्मक में पूछा है, गुणात्मक में नहीं। तो 72वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले बाजार की क्रियाएं। इन सभी ऑप्शंस को समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा, वो आने वाले हम इकोनॉमिक्स के वीडियो में समझा देंगे। अभी फिलहाल ये चेक करें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ऑप्शन सी 72वें का। बैंक दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों के लिए किया जाता है। रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋणों के लिए किया जाता है। 73वें का दोनों स्टेटमेंट आपने देखा और दोनों ही स्टेटमेंट पूछा है प्रश्न, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 73 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये सबसे कठिन प्रश्नों में से आते हैं इस तरह के प्रश्न, और पूछे जरूर जाएंगे इकोनॉमिक्स के फील्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है समिति, दूसरी तरफ है उद्देश्य। एमएन गोईपोरिया, उर्जित पटेल, आरवी गुप्ता, दामोदरन। 74वां प्रश्न सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी दामोदरन। आधिरिक संरचना के वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन को देख लीजिए। गाईपोरिया पर 2 बार प्रश्न बन चुका है, उर्जित पटेल पर अभी नहीं बना है, ना ही आरवी गुप्ता पे। रुपे कार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आरबीआई द्वारा शुरू की गई भुगतान योजना है। यह भारत का स्वदेशी स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है। यह भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा में मदद करता है। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। तो 75 में आपको बताना है कौन सही नहीं है। रुपे कार्ड आरबीआई द्वारा संचालित की गई एक भुगतान योजना है, तो ये गलत है। बाकी 3 सही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस योजना की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से की गई। बिल्कुल सही बात है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 3-3 माह की 4 किस्तों में 6,000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। योजना के तहत कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। यह योजना दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी तथा पात्रों को योजना का लाभ इसी तिथि के पश्चात देय होगा। ये स्टेटमेंट गलत है।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है 6,000 रुपये। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को चिकित्सा हेतु बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तरीय चिकित्सा को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर केवल कथन एक है, ऑप्शन ए। यूपी की परीक्षाओं में योजनाओं पर प्रश्न पूछा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। 78 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 जिलों में, 100 जिलों में स्टार्टिंग में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके तहत 100 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है। गलत है ये। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सी जो है कथन सही है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं और उनका प्रारंभ वर्ष, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपको यह देखना है कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न जो है फॉर्मेट में बन करके आ सकते हैं। उदय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, 4 योजनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। 80वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गलत है। अभी सिर्फ उत्तर मैं बता रहा हूं, आने वाले वीडियोस में पूरी व्याख्या के साथ आपको मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ चेक करें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इसी में 30 मिनट का जो है समय लग जाता है, व्याख्या करने में काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। हाल ही में चर्चा में रही उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, करंट का क्वेश्चन है, उससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना? 81वें का सही जवाब है न्यूनतम समर्थन मूल्य से। घरेलू विनिर्माण इसके अंतर्गत आएगा, खाद्य प्रसंस्करण इसमें आएगा, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक से भी इससे संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज देशों के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? 5 आइज, 82वें का सही जवाब है भारत। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और कनाडा है। बाकी 2 कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य को महामारी में नवाचार श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? करंट का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 83, ऑप्शन बी बिहार। भारत ने निमोनिया के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, मैंने बताया था। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है न्यूमोसील। पूरा नाम है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऑप्शन ए। बेहतरीन प्रश्न है, करंट का पूछा जा सकता है। भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डीजी बॉक्स लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई, विधि मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, नीति आयोग। तो 85वें का सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट का ये। 85वें का डीजी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की अगर कोई भी रिपोर्ट आती है उसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि वो करंट का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण विधि में शामिल किया जाता है? 2 तरह के प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। तो यहाँ पर इन सीटू पे प्रश्न पूछा गया है। स्वस्थान, जहाँ पर प्राणियों को वहीं उनके मूल निवास स्थान पर जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसको इन सीटू कहा जाता है। तो पूछा है कि किसे जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण विधि में शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पवित्र उपवन और झीलें। बाकी ये जो वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बीज और जीन है, ये इसमें नहीं होंगे। 86वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, पवित्र उपवन और झीलें। बाकी तीनों चीजें बनाई जाती हैं और ये एक्स-सीटू का एग्जाम्पल है, बाह्य स्थाने। ठीक है, स्वस्थाने का मतलब इन सीटू और ये तीनों जो है एक्स-सीटू के उदाहरण हैं। प्रश्न जरूर बनेगा। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव करें।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूडेशन, प्रवास, आस्थापन, स्पर्धा। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है एनवायरनमेंट के सेक्टर में, यूपीपीसीएस के संदर्भ में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पढ़ते हैं इसको। लिंडेमान के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 90% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। यह प्रश्न जो है 10 बार पूछा गया है। आपको हमेशा रट कर रखना है दिमाग में कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा जो है कंज्यूम कर ली जाती है। पूरी तरीके से यह कथन गलत है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण और प्रवाह एक दिशा के अनुरूप होता है, यह बिल्कुल सही बात है। याद रखना है आपको, एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 90% ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, 88वें का ऑप्शन डी, ए गलत आर सही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत प्रदूषणकारी तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। 89 का सी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ, दूसरी तरीके से राज्य कौन सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। इटांकी नागालैंड, मोलिंग मणिपुर, पंपादुम शोला केरल, मुखर्ती तमिलनाडु। अब इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अब ट्रेडिशनल प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं इस संदर्भ में। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए भारत के संदर्भ में। 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलिंग मणिपुर, ये सही नहीं है। बाकी इटांकी नागालैंड, पंपादुम शोला केरल, मुकुर्थी तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पहल की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हमेशा न्यूज़ आता रहता है कि अभी हाल ही में ये नया देश शामिल हुआ है, इसलिए ये करंट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 में COP21 सम्मेलन के दौरान की गई थी। सही बात है। इसको वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 2015 में COP21 सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs से नुकसान होता है ओजोन लेयर को, और इससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लाया गया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 92 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, वियना कन्वेंशन भी है और किगाली समझौता भी है। प्रश्न क्योंकि ये बना है कि ओजोन क्षरण नियंत्रण से कौन सा संबंधित है, तो सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर है किगाली समझौता और फिर है वियना। 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। छाता विधान के नाम से जाना जाता है कौन सा अधिनियम? एक बेहतरीन प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। 93 का सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। IUCN के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें विलुप्त कगार पर खड़े केवल संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाएगा जब वह अपनी प्रकृति आवास में 25 वर्ष से ना देखा गया हो। ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये स्टेटमेंट गलत है। 3 स्टेटमेंट सही हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा जारी किया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? योजना अवकाश, अनवरत योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। सही सुमेलित पूछा है, यानी कि 3 यहाँ पे गलत है। 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन
सी। अभी सिर्फ ये देखें कि प्रश्न जो है किस तरीके से बन सकते हैं परीक्षा में, अगर पेपर को थोड़ा घुमाना हुआ तो। सही सुमेलित, दो गलत हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर बेस्ड ये प्रश्न है। अब इकोनॉमी का एक प्रश्न, लॉरेंज वक्र की सहायता से गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, इन पर जो है ग्रिफिन का वक्र, इन पर प्रश्न बनता है। इन तीनों को अच्छे से पता कर लीजिएगा। लॉरेंज वक्र की सहायता से क्या आकलन किया जाता है? तो इकोनॉमी का प्रश्न है ये, आय की विषमता का, आय की विषमता, लॉरेंज वक्र। अब यहां पर 4 योजनाएं दी हुई हैं, ट्राइसैम, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना का कार्यक्रम। तो 97 में आपका सबसे पहले हो जाएगा अंत्योदय योजना, उसके बाद हो जाएगा ट्राइसैम, युवाओं को रोजगार से संबंधित, उसके बाद हो जाएगा आपका इंदिरा आवास योजना, और फिर हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से होने वाला प्रभाव नहीं है? मुद्रास्फीति यानी कि एक तरह से महंगाई की बात हो रही है। 98 का, ऋणी को हानि, ऋणदाता को लाभ प्राप्त होता है। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी, बिल्कुल सही बात है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ने लगती हैं, यह भी सही बात है। उत्पादक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, जी हाँ, क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है मुद्रास्फीति में, तो उत्पादक वर्ग को लाभ होगा अगर वो उत्पादन करेगा तो यहाँ पे होगा 98 का ऑप्शन ए। जीरो बेस बजटिंग के प्रतिपादक कौन थे? पीटर पायर, पीटर पायर। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाबार्ड की स्थापना की गई। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 100वें का पूछा है कि जो स्टेटमेंट सही है, तो केवल और केवल ए है, ऑप्शन ए। नाबार्ड कृषि को वित्त सहायता प्रदान करने वाली देश में सबसे बड़ी संस्था। 6वीं पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। पता होना चाहिए, नाबार्ड किसी न किसी रूप में आपको इकोनॉमिक के फील्ड में प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? 101 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा एक ठंडी जलधारा नहीं है। फॉकलैंड, लैब्राडोर, बेंगुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। तो 102 का सही जवाब क्या होगा? सबसे अधिक लवणता जो है टर्की की लेक वान झील है, सबसे अधिक। तो मृत सागर में तो नहीं पाई जाती। तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि तैरना आसान हो जाता है समुद्री जल में, जहाज ऊपर की ओर उड़ जाता है। केवल और केवल ऑप्शन बी। एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, उसी की आंसर की भी जो है जारी की गई है, और वहीं से मैं आपको आंसर की भी बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ प्रश्न में मिस्टेक भी हो। तो अभी फ़िलहाल प्रश्नों को देख लीजिए। जब हम व्याख्या से चीज़ों को करेंगे तो फिर उसमें पूर्ण रूप से समझेंगे चीज़ों को और बाकायदा अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का प्रश्न पत्र है जो कि मैं सोल्ड आउट करा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कील नहर, गोटा, बेलैंड, ईरी। ईरी जो है वो स्वीडन में नहीं है, ये अमेरिका की है। पूछा है कौन सही सुमेलित है? कील नहर, जर्मनी। एक प्रश्न पूछा गया, ईरी डेट्रॉइट के किनारे है। डेट्रॉइट मोटर वाहनों के लिए फेमस है और दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील भी बना दिया है इसे अमेरिका की तुलना में। तो अमेरिका की सबसे प्रदूषित झील ईरी झील है, क्योंकि ये डेट्रॉइट महानगर के किनारे है और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो कील नहर, जर्मनी।
सारगासो सागर फेमस है क्योंकि इसमें जो है इस सागर का कोई तट नहीं है कहीं से भी, और ये घास वाला सागर है। सरगासो सागर जो है हमेशा प्रश्न के रूप में पूछा जाता रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है? किर्गिस्तान। एक प्रश्न बना था यूपीपीसीएस में, 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो यहां पे सबसे पहले होगा नल्ला मल्ला, फिर है जवादी, फिर है सेवराय और फिर है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी और दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की। यहां पे ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, और प्रश्न ये पूछा है उड़ीसा से सीमा साझा नहीं करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम। ऑप्शन बी है 108वें का। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। 109वें का बी है। जलप्रपात हैं जोग, पुनासा, धुआंधार, शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम और जोग को आप अगर कर लेंगे तो बाकी भी हो जाएंगे। तो शिव समुद्रम जो है वो किससे सुमेल होगा? 110वें का सही जवाब है कावेरी। धुआंधार होगा नर्मदा। पुनासा, चंबल, जोग, शारावती। शिव समुद्रम भारत की सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना और पहली जल विद्युत परियोजना अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। दक्षिण भारत में शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कावेरी नदी पर, दक्षिण भारत की पहली। अब यहाँ पे एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021, 2 अप्रैल 2021 को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक महिला सशक्तिकरण के ऊपर बेस्ड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि 2 अप्रैल को जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। तो इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 111वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके अलावा रैंक पूछी जा सकती है यूपीपीसीएस में। भारत को 28 पायदानों का नुकसान हुआ है। 140वें स्थान पर है 156 राष्ट्रों में से भारत। टॉप किया है आइसलैंड ने। फिर से सुन लीजिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 जो कि हाल ही में 2 अप्रैल को जारी हुआ, इसमें भारत की रैंक 140 है। 28 पायदानों का नुकसान, आइसलैंड ने टॉप किया है। 1991 से 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम थी। औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में 1.97 तथा 1991 से 2001 में 1.64 थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही आरोही, एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही, तो आरोही क्रम पूछा है। 113वें का जो सही जवाब है वो मैं बता देता हूं, बी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का प्रश्न पत्र सोल्ड आउट कर रहे हैं हम, उसी की आंसर की के हिसाब से मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो व्याख्या सहित समझाते हुए जो है पढ़ाना है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, तो उस तरह के वीडियोस भी जल्दी मैं लेके आऊँगा। फिलहाल इस टेस्ट को सोल्ड आउट करें। निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे अधिक जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? तो लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश का शामली शामिल हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? सिक्किम। सिक्किम, यहां पर सिक्किम दिया है। सिक्किम कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। कुछ क्वेश्चंस में मुझे भी थोड़ा डाउट है, लेकिन उसको जो है हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। मैं प्रश्नों को देख रहा हूं, समझ भी रहा हूं, आप भी प्रश्नों को देखिए किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। कोयला उत्पादन के क्रम में ऐसे प्रश्न जो हमेशा क्रम के रूप में पूछे जाएंगे पेपर में। यहाँ पर एक ऑप्शन के रूप में चूज करना है आपको, तो इजी है। 170वें का सही जवाब हो जाएगा, कोयला उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष राज्य है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोयला उत्पादन पूछा है, भंडारण के संदर्भ में स्थिति बदल जाएगी। 170वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 118वें का ऑप्शन ए, 168वां। 168वां। लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता में कमी आती है। सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो हम जानते हैं लाल मिट्टी का जो रंग है वो आयरन तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण होती है, तो केवल और केवल सी। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना है ये। 120 का हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जेट इंजन की आवाज का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 121वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 140 से 150 डेसिबल। और डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है, डीबी। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, आईपीसीसी का गठन, स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, पहली वैश्विक जलवायु बैठक। प्रश्न संख्या 122 सही जवाब हो जाएगा। पहले आएगा स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, फिर आएगा आपका पहली वैश्विक जलवायु बैठक, फिर आएगा आपका आईपीसीसी का गठन, और फिर आएगा पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एजी टांसले के द्वारा। साल, सांगवान, शीशम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जी बिल्कुल नहीं, पीट मृदा पाई जाती है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इस तरह के प्रश्नों से सतर्क रहें। ऐसे ही प्रश्न थोड़े कठिन रूप में बना करके पेपर में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को। अब पूछा है प्रश्न, किन देशों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1 4 2 3 2 4 3 4। देश देख लीजिए, अल्जीरिया, इरिट्रिया, सूडान, मॉरिटानिया। 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। भूमध्य रेखा कौन से देश से गुजरती है? कर्क रेखा,
मकर रेखा कौन सी नदियाँ भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को काटती है या फिर मकर रेखा को काटती है। ये बेसिक प्रश्न आपको पता होने चाहिए, कई बार इक्का दुक्का पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है सूडान और इरिट्रिया। कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है, अल्जीरिया और मारिटानिया से गुजरती है। 125वें का ऑप्शन सी है, सी केवल 2 और 3 नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो इरिट्रिया और सूडान। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुजूल कटफिसिस द्वारा चलाए गए। विम किडफिसिस ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। सिर्फ इतना याद रखिए, कनिष्क शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। 127वें का ऑप्शन डी है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास जी की रचना है? कालिदास जी की रचना 128वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल और केवल विक्रमोर्वशीयम। पंच सिद्धांतिका नहीं है इनकी, न्यायावतार वृत्त संहिता भी इनकी नहीं है। तो कालिदास की रचना पूछा है, एक अच्छा प्रश्न है ये, ऑप्शन सी होगा केवल 3। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। घनश्याम बिरला दास जी अध्यक्ष थे सितंबर 1932 में। संविधान सभा चुनाव 1946 के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में लीग के कितने सदस्यों को विभाग प्रदान किया गया था? तो मुस्लिम लीग की बात हो रही है। 130 का सही जवाब है 5। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थापना वर्ष, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है। 132वें का सही जवाब है 1866। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो कौन सही सुमेलित है ये बताना है। प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। तो राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, केवल 1 और 2। अंगूर, लीची, नारियल, केला खाने योग्य भाग, ये सिंगल प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। 135वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3 नारियल पुष्पासन, केवल 3 सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो आपको याद रखना है, अंगूर का खाने योग्य है फल भित्ति, लीची का है एरियल, केला का है अंतभीति, पुष्पासन जो है नारियल का नहीं होगा। कौन सा कथन सही है? मानव रक्त एक अम्लीय विलयन है। तो 136वें का ये गलत है कथन। रक्त का केवल 5% भाग प्लाज्मा होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा अधिक होता है, ये भी बात गलत है। केवल ऑप्शन डी सही है, प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा है। तो सही जवाब है क्षय रोग। टीबी बैक्टीरिया से होता है, माइक्रो बैक्टीरियम जो है ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसरो ने मंगलयान कब लॉन्च किया था? इसरो ने मंगलयान कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 को। एक बड़ी घटना, इसलिए प्रश्न बन गया। GSLV कितने चरणों वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है? तो 3। GSLV कितने चरणों वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है? तो 3।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है? तो संस्थानों पर प्रश्न पूछा गया है। 140वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। हाल ही में किस देश द्वारा न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बारगेनिंग कोड नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया गया, जो मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल पर लक्षित है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सरकार के द्वारा प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है? सरकार के द्वारा प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को हाल ही में किस देश की उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो नेपाल। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया? ये प्रश्न करवा चुका हूँ, इंडोनेशिया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 20 फरवरी को। इसके अलावा इसकी थीम जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो थीम है वो है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी 20 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स को समाचार पढ़ने और साझा करने से ब्लॉक कर दिया है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। सही जवाब है फेसबुक। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन है? प्राणहिता। प्राणहिता। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मैरियाना गर्त, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति है एक तरफ और दूसरी तरफ से संबंधित देश एनू श्रीलंका, बोरो ब्राजील, याकू टुंड्रा प्रदेश, पपुआंस न्यू गिनी। तो एनू जो है वो जापान की है, ना कि श्रीलंका की। याकूत या फिर याकू कहे जाए तो टुंड्रा प्रदेश यानी कि लगभग साइबेरिया रूस के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति। पपुआंस न्यू गिनी देश में पाई जाती है। वेनिस, डेट्रॉयट, ग्लासगो, हवाना किस लिए फेमस है? वेनिस कालीन के लिए, जहाज के लिए, जहाज निर्माण। तो ये गलत है। 149वें का सही सुमेलित पूछा है तो केवल एक ही है, वो है हवाना सिगार। डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ग्लासगो शीशे के काम के लिए फेमस है और वेनिस जहाज निर्माण के लिए भी फेमस है। हवाना जो है सिगार के लिए। यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन डी है। डेट्रॉयट ईरी झील के किनारे है जहां ऑटोमोबाइल्स के लिए। और अंतिम प्रश्न, हाल ही में नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एनगोजी ओकोंजो-इविएला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख नियुक्त की गई है? करंट का क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं। 150वें का सही जवाब है WTO। तो आपने अभी 75 प्रश्न सोल्ड आउट किए। ये प्रश्न पत्र एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का प्रश्न पत्र है और उसी के आंसर की के हिसाब से मैंने आपको आंसर्स भी बताए हैं। हो सकता है कि कुछ आंसर्स में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन उन सभी प्रश्नों को आने वाले वीडियोज़ में हम सोल्ड आउट कर लेंगे। अब जो वीडियोज़ आएंगे उसमें कोशिश रहेगी कि व्याख्या के साथ हम चीज़ों को समझें। प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रख करके व्याख्या सहित समझाने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा हिंदी की वीडियो है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाली वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।